अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, यही मेरे लिए आपका इनाम होता है या तोहफ़ा कह लें। और इसके अलावा मेरा ट्रैवल चैनल है ट्रैवल विद अरशद, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। अगर आप पसंद करें, मुझे फॉलो करना चाहें तो उस पर भी उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने बहुत अर्सा पहले एक वीडियो में जिक्र किया था कि मैं डिप्रेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि डिप्रेशन होती क्या है और इसको कैसे कंट्रोल, कैसे इस पे इसका थोड़ा बहुत अगर इलाज हो भी तो वो उसको कैसे किया जा सकता है। पहले तो ये समझ लें कि डिप्रेशन होती क्या है। तीन चीज़ें होती हैं। एक होती है परेशानी, तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। उन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा डिटेल से कि ये होते क्या हैं, फिर आपको सही तरह समझ आएगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। मेरी बात जो करने का स्टाइल है इस तरह का है, मैं समझाता हूँ तो लंबी हो जाती है, इसलिए कई लोगों को तकलीफ़ होती है। आपका ही फ़ायदा है इसमें। नंबर 1 परेशानी, नंबर 2 ज़हनी दबाव जिसको स्ट्रेस बोलते हैं। परेशानी को टेंशन, स्ट्रेस, ज़हनी दबाव डिप्रेशन। तीसरे नंबर पे डिप्रेशन, जो कि हम लोग ओवरऑल वर्ड यूज़ करते हैं कि यार बंदा डिप्रेशन का शिकार है या मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ या मुझे डिप्रेशन का मसला है, ठीक है। अब परेशानी जो है उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाईजान मैं जो है ना माली तौर पे मेरे हालात बड़े टाइट हैं, तो मेरी इनकम ख़ास नहीं आ रही, मेरा कारोबार नहीं चल रहा, तो मैंने बच्चों की फ़ीस देनी है, मैंने रेंट देना है, मैंने ये करना है, मैंने सौदा सल्फ लाना है, तो बड़ी परेशानी है। अब ये परेशानी है मेरी, ठीक है। मैंने आपको कहा कि बड़ी परेशानी है। वो परेशानी तब तक रहेगी जब तक मेरा कारोबार बंद है, कारोबार डल है। जैसे ही मेरा कारोबार चलेगा, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कहीं से पैसे आ जाते हैं या कोई 2 लाख 1.5 लाख आ जाता है या कोई ऑर्डर आ जाता है या कारोबार चल पड़ता है, मेरी परेशानी ख़त्म, ठीक है। क्यों? मैंने फ़ीसें भी दे ली, मैंने रेंट भी दे लिया, मैंने सारा कुछ अपना पूरा जो ज़रूरियात ज़िंदगी थी वो पूरी कर ली, परेशानी ख़त्म हो गई। ये थी वक्ती एक लिमिटेड टाइम के लिए परेशानी। एक होता है ज़हनी दबाव। ज़हनी दबाव जो है, मैं जब दुबई जाता हूँ, अब 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होती है दुबई की। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, वाकई मेरे साथ ऐसा होता है, एग्जांपल नहीं दे रहा। कि मेरा जो मैं जब जहाज़ में बैठता हूँ, जब उड़ता है जहाज़, तब से लेके जहाज़ उतरने तक मेरे एक ज़हनी दबाव रहता है कि मैं हर ये सोचता रहता हूँ बैठ के कि यार ये अगर इसका इंजन बंद हो जाए तो ये नीचे गिर जाएगा। अगर ये इतनी बड़ी मशीन है, ये कैसे उड़ रही है, इसमें ज़रा सा भी फॉल्ट आ जाए तो गए। अब ये मुझे पता है कि जो 7 बंदे मेरे साथ, कोई 200-300 बंदा बैठा होता है, वो गप्पे मार रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई इंजॉय कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, उनको वो ज़हनी दबाव नहीं होता, मुझे होता है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ, उसका एक बात बैठ गई है कि यार जहाज़ जो है उसका इंजन बंद हो जाए तो गिर जाएगा या वो नुकसान हो जाएगा या बड़ी ख़तरनाक सवारी है, ठीक है। अब वो जैसे ही जहाज़ का टायर दुबई एयरपोर्ट पे लगता है, वो जहाज़ आके ब्रेक लगाता है, मेरा ज़हनी दबाव ख़त्म। तो वो ज़हनी दबाव जो है वो 2-2.5 घंटे के लिए मेरे सवार रहता है। जैसे ही वो जहाज़ लैंड करता है तो मेरा ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाता है। ये हो गया ज़हनी दबाव, स्ट्रेस, ठीक है। अब उसमें ये भी एग्जांपल दी जा सकती है कि बच्चे इम्तिहान देते हैं। जब मैट्रिक का कोई बच्चा इम्तिहान देता है तो इम्तिहान से लेकर रिजल्ट तक वो ज़हनी दबाव का शिकार रहता है कि यार पता नहीं, जितना मर्जी अच्छा पेपर हो जाए, जितने मर्जी इम्तिहानात उसके अच्छे हुए हों, वो डरता रहता है, ज़हनी दबाव में रहता है कि यार मेरे नंबर पता नहीं अच्छे आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे ही रिज़ल्ट आउट होता है, उसके नंबर अच्छे आ जाए, उसकी ज़हनी दबाव ख़त्म। ये हो गया वक्ती ज़हनी दबाव, स्ट्रेस। अब जो डिप्रेशन है, ये एक डिफरेंट चीज़ है इन दोनों के मुकाबले में। ये डिप्रेशन कैसे पैदा होती है? ये परेशानी प्लस ज़हनी दबाव, टेंशन प्लस स्ट्रेस, ये अगर लॉन्ग टर्म चले, यानी कि ये शॉर्ट टर्म, ये तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म बताई ना कि जी जहाज़ में और वो जो माली तौर पे परेशानी थी, तो जहाँ किसी बंदे की बेटी का रिश्ता नहीं लग रहा जी, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, वो बड़ी परेशानी है। जैसे ही कोई रिश्ता हो गया तो परेशानी ख़त्म। अगर ये परेशानी और ज़हनी दबाव लॉन्ग टर्म चल जाए कि ख़त्म ना हो, चलता रहे, सालों पे मुहित हो जाए और बंदे को ये लगे कि यार ये परेशानी ख़त्म होने वाली नहीं है, या मुझे नहीं लगता कि ये ज़हनी दबाव ख़त्म होगा या ये परेशानी ख़त्म होगी, तो वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर जाएगी आपकी। अब आपको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, जो असल में मेरी फील्ड है या मेरा टॉपिक है, जिनसी अमराज की तरफ। पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, ये जो हमारे कंट्रीज़ हैं, मशरक़ी ममालिक जो हैं,
मगरबी ममालिक का मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका तरीक़ाकार और है। उसका भी मैं बताता हूँ कि वो लोग मोस्टली इस वजह से, जिनसी अमराज की वजह से डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं होते। वैसे होते होंगे, उनका कोई तरीक़ाकार है या माली तौर पे या जो भी वो इशू है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, मैं जिनसी तौर पे बात कर रहा हूँ। हमारे जो कंट्रीज़ हैं, इनका कल्चर, इनका रहन सहन, इनका तरीक़ाकार, इनकी रवायात, इनके ख़ानदानी जो निज़ाम है रहने का, वो सारा डिफरेंट है मगरबी ममालिक से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, ये जो कंट्रीज़ हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, और इन कंट्रीज़ में भी अगर आप 100 बंदा निकालें जो डिप्रेशन का शिकार हो, ठीक है, आप गौर कीजिएगा, 100 बंदा हमने निकाला है, 100% डिप्रेशन का शिकार है, उनमें से 10% औरतें होंगी, 90% मर्द होंगे। ठीक है, वो यही वजह है कि उसमें जिनसी जो अमराज की परेशानी है, जिनसी कमज़ोरी की जो परेशानी होती है, वो भी मर्दों में ज़्यादा होती है, औरतों में ये चीज़ कम होती है। तो इसलिए दूसरे नंबर पे मर्दों को ज़्यादा माली तौर पे भी बोझ उठाना पड़ता है, घर का औलाद की भी टेंशन ज़्यादा होती है, जो भी सारा जो बोझ है, जहनी तनाव है, वो मर्दों को ज़्यादा, औरतों की निस्बत ज़्यादा सहना पड़ता है। तो इसलिए मर्द जो है वो परसेंटेज में डिप्रेशन का शिकार ज़्यादा होते हैं। अब वो जो 90% मर्द है, उसका अगर आप 100% बना लें, उनमें से जो इन कंट्रीज़ के 100% बंदा मर्द जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, उनमें से 10 या 15% ऐसे लोग होते हैं जो वैसे किसी हालात की वजह से, कोई औलाद की वजह से, कोई रिश्ता नहीं लगता, कोई माली तौर पे, कोई मतलब ख़ानदानी तौर पे कोई झगड़ा है, या कोई माली तौर पे, या कोई भी और रीज़न लगा लें, कारोबारी कोई मसला है, उस वजह से डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो जो उनके मसाइल हैं वो लॉन्ग टर्म चल जाते हैं, तो वो करता 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 बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ज़हन पे ले जाता है उसको। जो 85 या 90% मर्द हैं उस 100% में से, वो जिनसी अमराज की वजह से, अपनी जो जिनसी उनकी कमज़ोरियाँ होती हैं, वो लॉन्ग टर्म चल जाती हैं। अब वो भी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कैसे लॉन्ग टर्म चल जाती हैं और फिर उन पे कैसे वो असरअंदाज होती हैं। तो वो जिनसी अमराज की वजह से जो 85 या 90% लोग हैं वो उसका शिकार होते हैं। अब जो 85 या 90% लोग हैं, उनका आप 100% बना लें, ठीक है। उनके 100% में से 20% जो तकरीबन लोग हैं, या 15% जो मर्द हैं, वो लोग वो होते हैं जो सेमी मिडल या मिडिल क्लास से, या मिडल से भी नीचे का तबका, जो गरीब तबका है, उनमें से होते हैं 15%, या हद चले ज़्यादा कर लें 20%। सेमी मिडल का मतलब ये होता है कि जो एलीट क्लास, जो बहुत हाई अमीर लोग हैं, उनके, और जो मिडिल क्लास के दरमियान में जो तबका होता है, वो और मिडिल क्लास, और या उससे नीचे गरीब जो तबका है, ये 15 या 20% की इसकी तादाद होगी। बाकी जो 80% या 85% लोग हैं वो एलीट क्लास के अमीर लोग, डिफेंस, बैरियर टाउन, बाहर कंट्रीज़ में, अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इलाके हैं, अमीर लोग हैं, या बड़े तबकात हैं, बड़ी बड़ी जो पोस्ट हैं, उनके जो लोग होते हैं वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो क्यों होते हैं, या ये जो 15% 20% मैंने मिडिल क्लास आपको बताया है, ये क्यों नहीं होते, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जो मिडिल क्लास या सेमी मिडिल या गरीब तबका है, अगर इनमें से कोई मर्द जिनसी कमज़ोरी का शिकार है और उसकी बीवी को वो सही उसके साथ हम बिस्तरी या सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो ये जो तबका है, इसमें मर्द का रोब औरत पे मोस्टली ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा ख़ानदानी निज़ाम जो मिडिल क्लास का और जो गरीब तबका है, इसका ऐसा होता है। आपको पता है, आप भी इसी माशरे में रहते हैं। तो ये लोग जो है वो औरत को दबा लेते हैं, अपनी कमज़ोरी को, यानी कि वो उसको औरत पे डाल देते हैं। यानी कि कैसे, कोई बंदा ये इल्ज़ाम लगा देगा ये औरत गलत है, तलाक देने का बहाना, कोई कहेगा जी वैसे मारना कुटना शुरू कर देंगे। जिस तरह आपको पता है कि वो घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसमें से बहुत सी वजूहात मुझे भी पता है कि मैं बहुत से लोगों को जानता भी हूँ जो इस वजह से झगड़ते रहते हैं कि ये औरत हमें इस बात का ताना ना दे सके कि ये कमज़ोर है। तो वो औरत जो है, उनमें से मोस्टली औरतें डरते डरते चुपचाप ज़िंदगी गुजार लेती हैं
कि वो इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं करती कि हमें जिनसी सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। वो किससे कोई बात करे इस तरह की, जो घर में ही ऐसा घुटन का माहौल है, डर का माहौल है, उसकी जो नंदे होती हैं, जो सास होती है, जो ससुर होते हैं, वो भी प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं अपने बेटे की वजह से। तो वो औरत जो है वो चुपचाप उसको चीज़ को कहती नहीं है, ना मर्द को अपने खामद को कहती है, ना बाहर किसी को बताती है, तो वो ज़िंदगी गुजार लेती है। दूसरे नंबर पे कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो थोड़ी तेज़ होती हैं, जो शरीफ औरतें होती हैं, वो तो इस तरह ज़िंदगी गुजार लेती हैं। कुछ अपनी ख्वाहिशात बाहर से भी, आपको पता है कि ये काम चलता है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं वो जो देखती हैं कि खामद नहीं इस काबिल है या नहीं करता, तो मैंने आपको स्टोरीज़ भी बड़ी बड़ी सुनाई हैं पहले जो चैनल पे, कि वो जो बंदा था वो अपनी बीवी के लिए लड़के ढूंढ के लाता था, या इस तरह की स्टोरीज़ मेरे पास बड़ी होती हैं। वो इंटरनेट पे शेयर करने वाली पर नहीं होती, या चले टाइम आएगा तो आहिस्ता आहिस्ता चैनल को दोबारा मैं कर रहा हूँ तो फिर वो भी सुनाऊंगा आपको। तो ये चीज़ होती है उसमें, वो थोड़ी सी कोई औरतें बाहर अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी कर लेती हैं। ये इस वजह से जो ये तबका है ना, मिडिल क्लास और सेमी मिडिल, वो बचा रहता है, डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार नहीं होता। यानी कि वो अपना नज़ला जो है वो औरत पे डाल देते हैं कि ये औरत गलत है, या औरत को के साथ लड़ाई झगड़ा जिसका मैं बताया, तो वो टाइम गुजर जाता है। अब ये जो 80% तबका है ना, एलीट क्लास, जो अमीर लोग हैं, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा तबका है, अमीर लोग हैं, इनमें औरतें जो होती हैं वो खुद मुख्तार होती हैं मोस्टली, पैसे की तरफ से भी, पढ़ाई की तरफ से भी। कोई जॉब करती है हाई क्लास की, कोई वैसे ख़ानदानी तौर पे अमीर है, कोई ख़ानदानी तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो उसका वो खामद पे वैसे ही प्रेशर होता है, या तो प्रेशर होता है या उसकी कम से कम बराबर होती है वो खुद मुख्तारी के तौर पे। अब जब इस तरह का खामद का मसला बनता है ना, तो वो औरत डायरेक्ट हो जाती है बंदे को, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना सीधा हो जाना, वो सीधी हो जाती है उसके साथ कि तेनू ये मसला है। कुछ अर्सा तो बर्दाश्त करती है कि शायद इलाज कर रहा है या ये या वो। जब वो ये देखती है कि इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई खाता नहीं है, तो वो फिर एक लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है मियाँ बीवी के दरमियान। जब वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, तो वो खामद जो है, अब वो अपनी कमज़ोरी की वजह से वो उस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहता, या औरत को कुछ नहीं कहता, वो औरत की सुनता रहता है। जब वो औरत की सुनता रहता है तो औरत उस पर मज़ीद चढ़ाई शुरू कर देती है कि ज़ाहिर है वो जो उसका भी मसला होता है, या साथ रह रहा है कि मज़ीद कोई छोटी मोटी और भी कोई बंदे के अंदर खलिश हो, या बंदे की चपकलिश बन जाए इस तरह की, या औरत को कोई गुस्सा हो खामद पे किसी और तरफ से भी, जिनसी तरफ से ना भी हो, तो वो फिर उसको भी उसके अंदर मिला के अपना गुस्सा जो है वो निकालती है। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता उस बंदे को ताने देना, उसके अंदर एक जहनी दबाव बैठ जाता है। एक तो परेशानी ये उस बंदे को कि यार मुझसे जिनसी जो अमल है बिस्तरी का वो ठीक से होता नहीं है। ज़ाहिर है ये भी एक मर्द की बड़ी एक ख्वाहिश होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि आप हलाल तरीके से अपनी वो जिनसी ख्वाहिश पूरी करते हैं, या सारा जो आपको पता है इस चीज़ का। अल्लाह ताला ने एक बनाया है, सिस्टम बनाया है, जिस तरह भूख का सिस्टम है, या जमाली जो खूबसूरती होती है, आप खूबसूरती देखते हैं, क्योंकि जमाल देखते हैं, हुस्न देखते हैं, वो इंसान उस पर खुश होता है, ज़हनी सुकून होता है, चाहे मनाज़र हैं, चाहे सीन्स हैं, सीनरी है, तो ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाली है। इसी तरह जिनसी ख्वाहिश की जो एक ज़रूरत है वो भी अल्लाह ताला ने इंसान के, मर्द के अंदर वो डाली है, औरत के अंदर भी मर्द के अंदर भी। अब जब वो पूरी नहीं होती, पूरी नहीं कर पाता, तो वो भी एक परेशानी। साथ में ज़हनी दबाव ये कि ये बाहर किसी को बता ना दे, जो औरत है, मेरे पल्ले क्या रह जाएगा, ख़ानदान में किसी को ना बता दे। अब जब वो मार कुटाई शुरू, मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी देखे हैं। लाहौर में मैं एक दफ़ा गया तो एक औरत अपने खामद को कार में बैठ के, बड़े अच्छे एलीट क्लास जनाब, बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी, उसको थप्पड़ मारी लोगों के सामने, मर्द को, अपने खामद को। और वो मर्द जो है वो चुप कर गया। वो कोई इसी तरह का सीन होगा कि मर्द बोल भी नहीं सकता कि अगर मैं कुछ इसको कुछ कहूँगा, हाथ उठाऊँगा तो ये मेरा पोल खोल देगी। अब वो जो परेशानी और जो जहनी दबाव का जो अमल है वो लॉन्ग टर्म होता जाता है। अब वो हल तो होता नहीं, उसको भी पता चल जाता है, कोशिश तो करते रहते हैं, इधर से दवाएं खाई, इधर से खाई, इधर से खाई, सारा काम चलता ही इसलिए है इंटरनेट पे भी और वैसे दवाखानों का भी। लॉन्ग टर्म जब वो सूरत इख्तियार कर जाती है, परेशानी और जहनी दबाव दोनों, तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है बंदा। डिप्रेशन के शिकार में वो खपतीपन थोड़ा सा आ जाता है, तन्हाई पसंद हो जाना, सोच में पड़े रहना
काम ठीक से ना कर पाना, एक खौफ अपने अंदर रहता है हर वक्त के, अजीब सा, लोगों से मिलने का दिल नहीं करता, यानी कि ये नींद नहीं आती रात को। फिर वो उसका हल क्या निकालते हैं कि वो डॉक्टरों के पास जाते हैं कि ये हमें डिप्रेशन का मसला है। अब वो डॉक्टर इतना पीछे से तो चलता नहीं कि डिप्रेशन है किस वजह से, वो फौरी जी नींद नहीं आती, ये गोलियां ले लें, ये डिप्रेशन की गोलियां हैं, ये गोलियां हैं। गोलियां जो होती हैं मेडिकली, ये आप किसी भी मर्ज़ के लिए खा रहे हैं, चाहे वो शुगर है, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, कोई पेन किलर है, कोई भी मसला है किसी भी मर्ज़ के लिए, आप 10 दिन खा के देख लें गारंटी के साथ, 10 या 8 दिन में आपको शदीद कब्ज़ हो जाएगी, आपका मैदा रुक जाएगा। उसकी वजह क्या होती है कि गोलियां जो होती हैं ना ये मेडिकल की, ये इंतहाई खुश्क होती हैं, तो मैदे में जब खुश्की हो जाती है तो ये कब्ज़ हो जाती है। फिर उसके कब्ज़ के होने के बाद आपको डेफिनेटली कब्ज़ तोड़ने की दवा दी जाती है, मेडिकल में ही होता है कि फिर वो आप डॉक्टर साहब को बताएंगे कि जी कब्ज़ हो गई है, फिर वो आपको कब्ज़ तोड़ने की दवा देगा। तो ये फिर सिलसिला चल जाता है कि सोने के लिए भी आप दवाई लेते हैं, आप ज़हनी सुकून के लिए भी दवाई लेते हैं, आप कहेंगे कि जी मेरे अंदर सोच आती रहती है हर वक्त, उसकी भी अलग से दवा देते हैं। तो वो आपका जो सारा निज़ाम मैदे का, हर चीज़ का जो है वो मज़ीद ख़राब होता जाता है। वक्ती तौर पे आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वो आपको ख़राब करता जाता है। अब आप कहेंगे कि भैया इसका हल क्या है, कि इसको कैसे, अगर चले मेडिकल में नहीं करना चाहिए, दवाइयाँ वगैरह ख़राब करती हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए। उसका मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे पहले जो चीज़ है वो आप अपने मियाँ बीवी, अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप इस चीज़ में मुबतला हो चुके हैं, अगर औरत कोई सुन रही है तो उसको चाहिए कि अपने खामद का साथ दे, अगर बंदा इस तरह के मर्ज़ में फंस ही गया है। और अगर वो मर्द जो है वो अपने तौर पे अपनी बीवी को समझाए, बेजा के लड़ाई झगड़े जो हैं, किसी छोटी छोटी बातों को बहाना बना के लड़ना, उससे उसकी बजाय बैठ के डिस्कस करें कि इसका हल क्या है, इसको क्या करें। ज़ाहिर है निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, उसका ये तो हल नहीं है कि तलाक दे दें, उसमें यही हल है कि बैठ के उसका कोई हल निकालें। जब आपकी बीवी आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाए तो समझे 25% आपका मर्ज़ जो है वो कवर हो जाता है, बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये जो ज़हनी दबाव है, परेशानी है, ये ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर औरत हैं तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आप बाहर जाके अपनी बहनों को, अपनी नंदों को, अपनी सास को, अपनी माँ को या अपनी सहेलियों को अपने खामद की कोई इस तरह की कमज़ोरी बताती हैं तो वो आपकी बेइज्जती है उसमें खामद, क्योंकि वो खामद आपका है, आपका घर है, आप पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्टनर है आपका, तो वो आप अपनी बेइज्जती कर रही होती हैं, उसमें कोई ये फ़ख्र नहीं होता कि मैं जी अपने खामद की बेइज्जती कर रही हूँ। दूसरे नंबर पे अगर खामद को मसला है, आप मर्द हैं, तो आप बजाय लड़ाई झगड़ा करने के या फजूल के इल्ज़ामात लगाने के, उसमें बैठ के एक दूसरे पे डिस्कस करें एक दूसरे को कि इसका हल क्या है। एक दफ़ा आपकी ये वो क्या कहते हैं उसको समझौता हो जाए, फिर उसके बाद आपके लिए इलाज करना आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर आप गैर शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हैं, और आपको एक तो होता है ना कि कई बंदों को आदत होती है कि वो छोटा 4 कतरे आ गए तो भाईजान मैं बिना मर्द हो गया हूँ, इतलाम 2 दिन ज़्यादा हो गया भाईजान मुझे मर्दाना कमज़ोरी हो गई है। भाईजान कई ऐसा है कि बेवकूफ़ का मुझे मुँह सुनता है। दुबई में मैं गया हूँ तो वहाँ पे मुझे कॉल कर रहा है बंदा इंडियन, तो वो कह रहा है कि भाईजान अरशद भाई मुझे 15 दिन हो गए हैं, सख्ती नहीं आ रही। मैंने कहा भाईजान आप शादीशुदा नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ, वैसे ही मैं सख्ती नहीं आ रही। फिर चलते फिरते आप हर वक्त आप कहते हैं कि आपको सख्ती आई रहे। ये इस तरह के लोग जो होते हैं ना वो ज़हनी मरीज़ बनते हैं बाद में, जो इतनी टेंशन हर वक्त हर टाइम उनका यही फोकस होता है कि सख्ती आई कि नहीं आई। तो अगर आप शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो आपको मेजर इशू है, आपको पता चल जाए, छोटा मोटा नहीं मेजर इशू आपको पता है कि यार ये मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सीरियस मेरा कंडीशन हो गई है, मैं सख्ती नहीं आ रही, या सूरत इंसाल का इंतहाई मसला है, या मतलब पता इंसान को आइडिया तो हो जाता है कि यार मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, तो बेहतर है कि शादी को डिले कर दें, तब तक शादी ना करें जब तक आपका वो मसला जो है वो हल ना हो जाए। इलाज करवाएं अच्छे तबीब से, बजाय खुद ये जो नुस्खेबाजी करते हैं लोग। मुझे भी मेरे चैनल पे भी बहुत ज़्यादा मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करते जा रहे हैं लोग, कहते हैं कि नुस्खे नहीं बताता। तो नुस्खे मेन चीज़ नहीं होती, मेन चीज़ होता है आपका तरीक़ाकार। किसी अच्छे तबीब से, कोई ऐसा तबीब जो आपके किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का आजमूदा हो, उसके पास जाए, उसको अपना इशू बताएं। लोगों का भी पता चल जाता है, तबीबों का भी पता चल जाता है कि जो पैसे खाने वाले होते हैं उनका भी एक आध मुलाकात में आइडिया हो जाता है।
तो अपना इलाज करवा लें। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि साल लग गया है, साल में भी फ़ायदा नहीं हुआ, 1 साल और डिले कर लें। जब तक शादी ना करें, जब तक आपका प्रॉपर आपको ये ना लगे कि मैं अपनी हम बिस्तरी जो है वो सेटिस्फेक्शन कर पाऊँगा, हम बिस्तरी प्रॉपर तरीके से कर पाऊँगा। अगर आप इसी दौरान रिस्क पे आपका ठीक नहीं है, अंदर का निज़ाम आपका सेक्सुअली आप ठीक फिट नहीं है, तो आप किसी के कहने पे या दबाव में आके शादी कर लेते हैं, तो फिर आप समझें कि आपका फिर वो ज़हनी दबाव जो है, परेशानी जो है वो प्रॉपर मुस्तकिल चल पड़ेगी। तो शादी ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को जब आप फिट हो जाएं, क्योंकि शादी जो है ना वो चले एक ख़ानदानी निज़ाम है, सारा जो सिस्टम हम करते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, कमाई करते हैं, एक अलग से ख़ानदान फैमिली बन जाती है, वो सारी चीज़ें एक तरफ है। मेन शादी का जो पर्पज़ होता है ना वो होता है कि नस्ल बढ़ाना, हम बिस्तरी करना, जिनसी सुकून लेना, ठीक है, ये भी एक होता है। दूसरी चीज़ें भी हैं, ये भी मेन ये होता है। तो अगर आप वही प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते तो फिर उस शादी का मकसद ही नहीं है। तो शादी करें लेकिन अपने आप को हेल्दी करके। तीसरे नंबर पे खुश्क चीज़ें ना यूज़ करें। अगर किसी को नींद नहीं भी आती तो वक्ती तौर पे गोलियां ना खाएं, नींद की गोलियां ना खाएं। नहीं नींद आती तो कोई अपने ज़िंदगी में ऐसा कोई शुगल लगाएं जिससे जिस्म को थकावट हो, कि बॉडी बिल्डिंग करें, वर्जिश करें, दौड़ लगाएं, वॉक करें, तेज़ तेज़ जॉगिंग करें। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को थकावट होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब आप बिस्तर पे लेटेंगे, तो हमारे लोग क्या होता है कि सारा सारा दिन दफ्तरों में बैठे रहते हैं या बिस्तर पे लेटे रहते हैं, तो फिर शाम को कहेंगे, रात को कहेंगे नींद नहीं आती। नींद कहाँ से आए? बॉडी में थकावट होगी तो नींद आएगी। दूसरे नंबर पे ऐसी चीज़ें यूज़ करें, ऐसे ऑयल्स यूज़ करें जो आपकी सर को, दिमाग को तर करें। अब वो कौन से होते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ। खशखाश, रोगने कद्दू, बादाम वगैरह जो है, इनका मिक्सचर बना के इनको सर पे अच्छी तरह डेली मालिश करें, दिमाग के अंदर इसको जज़ब करें। और जो खशखाश, कद्दू और बादाम, इसी का मिक्सचर, उसको आप 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून या 1 टीस्पून दूध में डाल के, उबले हुए दूध में, ठंडा दूध कर लें नॉर्मल, अगर ठंडा ज़्यादा नहीं पी सकते रूम टेम्परेचर पे कर लें, तो उसमें डाल के उसको हल करके वो पीने की कोशिश करें। ठंडी चीज़ें खाएं, खुश्क चीज़ों से परहेज़ करें, तली हुई कढ़ाइयाँ, पिज़्ज़े, बाज़ारी चीज़ें, ये ड्राई नट्स और इस तरह की जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं वक्ती तौर पे उनको थोड़ा सा ज़िंदगी से दूर रखें। तरी वाली चीज़ें खाएं, मक्खन खाएं, देसी घी खाएं, मैदे को अपने को चलाएं। और अपना जो इलाज है सेक्सुअली जो भी आपको इशू है जिसकी वजह से आपका ये सारा मसला बना हुआ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर आपका इसके अलावा ये बात जहन में याद रखिएगा कि परेशान होने से या सोचने से या जहनी दबाव लेने से मसला हल नहीं होता। मसला हल होता है आपके अमल करने से, एक्ट करने से। तो ये जो आपका मर्ज़ है ना, ये जहन में रखिएगा कि ये आपके अपने करतूतों की वजह से आपको मिला है। जो कोई भी बंदा माँ के पेट से ना मर्द या जिनसी मराज का कोई 100 में से भी नहीं, हज़ारों में से एक बंदा ऐसा होता है जो कुदरती तौर पे जिसको कोई इशू हो पैदाइशी तौर पे। अदरवाइज़ अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला हर बंदे को बेहतरीन पावर देगा। जब लड़के जवान होते हैं ना, आप ये कॉलेज स्कूलों कॉलेजों से गुजरा करें बाहर से, तो जो खड़े होते हैं लड़के कॉलेज के, तो देखा करें कितने कितने कड़ियल जवान माशाल्लाह होते हैं और बेहतरीन हेल्दी होते हैं। ये बेड़ा गर्क अपना खुद करते हैं कि ये नहीं है कि ये कोई जी कुदरती तौर पे मैं रात को सोया था तो सुबह उठा था तो मैं मर्द हो गया। इस तरह नहीं होता। ये सालों का, दहाइयों की इनकी मेहनत होती है, उसके बाद ये चीज़ें हमें मिलती हैं तोहफे में। तो फिर जब ये मिली हैं, ये हमारे अपने करतूत है, अपने अमाल हैं, तो फिर इसकी सज़ा भी हमें भुगतनी है। तो फिर उसको भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके उसको फेस करें, तो उनमें से निकलें, तौबा करें, अल्लाह ताला से इस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, कि जो हमने तेरी नेमतें थी, जो तूने भरपूर जवानी पावर दी थी, वो हमने ये गंद मंद देखने में और वक्ती तौर पे चस्के लगाने में ख़त्म कर दी। तो अब वो फिर किसी हिसाब से ही दोबारा रिटर्न होगी, ठीक है, थोड़ी मेहनत से। इस तरह झुंझलाहट से या चिड़चिड़ेपन से वो दोबारा नहीं आएगी, वो आएगी तरीक़ाकार से। तो उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज पैदा करें, सुबह की वॉक करें, सुबह फ्रेश हों, दिमाग में से ये बात निकाल दें कि यार कि दुनिया में यही एक चीज़ रह गई है, ये बात ना रखें। कहेंगे दुनिया में यार और भी बहुत से काम है, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। अगर किसी की कोई वाइफ खुदा न खास्ता छोड़ जाती है, मैंने बहुत इस तरह के केसेस भी देखे हैं कि औरतें इस वजह से, मुझे एक लड़के ने भी शेयर किया था कि मेरी बीवी मुझे मारती है और ये वो, और फिर छोड़ भी गई थी बाद में। अगर छोड़ जाती है
तो टेंशन ना लें। उसको कहें कि अल्लाह ताला का हुक्म था, तलाक जो है वो अल्लाह ताला ने हलाल, अल्लाह ताला के जो काम हैं उनमें से अल्लाह ताला को सबसे नापसंदीदा है, लेकिन अल्लाह ताला ने रखी इसीलिए है कि अगर कोई इस तरह का इशू बन जाता है तो अपने आप को आज़ाद कर लो एक दूसरे से। उसके बाद उसकी टेंशन ना लें कि जी वो चली गई या वो मेरी तलाक हो गई। लोग वो ना, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, ठीक है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि दुनिया की फ़िक्र नहीं करनी, दुनिया की टेंशन नहीं लेनी कि वो की कंधा पे है कि कंधा पे, ये देखना है कि यार मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए क्या बेहतर है। दुनिया, अगर आप इमरान खान की जगह पे वज़ीर आज़म भी लग जाए तब भी आपके दुश्मन है, आपकी बातें करेगी। अगर आप जमादार लग जाएं गली में, झाड़ू बेलना शुरू कर दें तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। आप नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। अगर आप ज़नाकारी शुरू कर दें तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। आप शिया हो जाएं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। आप सुन्नी हो जाएं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। आप क्रिश्चियन हो जाएं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। आप मुसलमान हो जाएं तब भी आपके ख़िलाफ़ हैं। इतनी सी बात ज़हन में रख लीजिएगा। मौलाना तारक जमील की वीडियोज़ के नीचे भी गालियाँ लिखी होती हैं। अब वो बंदा तो आपको अच्छी बात बता रहा है, मेरे नीचे भी गालियाँ लिखी थी, चलो मैं तो बदनामे ज़माना हूँ ना, मुझे तो गालियाँ बनती हैं, तारक जमील साहब को भी गालियाँ देते हैं, तो इसमें आप क्या किसी का करें। ये लोगों का मेंटालिटी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो खुद परेशान हैं, वो अपना गुस्सा, अपनी कमज़ोरियाँ, मर्दाना जिनसी जो कमज़ोरियाँ हैं वो वीडियोस में कमेंट्स के नीचे निकालते हैं। पहला दौर तो था ना कि किसी को बाहर जाके अपने गुस्सा कड्डोगे, गली में जाते गाली निकालेंगे तो वो मार मार मुंह सुरख कर देगा। ये इजी तरीका मिल गया है, ना किसी को पता हो कौन है, ना कहाँ से कर रहा है, क्यों कर रहा है, नीचे गाला तेरी बहन, तेरी माँ, तेरी इंजनू, वो अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो उनका क्या आपने टेंशन लेनी है कि लोग आपको क्या कहते हैं, जी तलाक क्यों दे दी या आपकी सेपरेशन क्यों होगी। छोड़े उसको, अपनी ज़िंदगी को देखें। अब जो मेरी गलतियाँ होगी पीछे उनको मैंने कवर करना है। अगला इंशाल्लाह अगर मैं शादी करता भी हूँ तो उससे पहले मैंने अपने आप को फिट करना है। ज़हनी जब तक खबत नहीं ना जाता बंदे का। कई बंदे आपने देखे होंगे खबती टाइप के होते हैं, वो कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ में भी ठीक नहीं हो सकते। वो खबत जो है ना उसको ना आने दें। डिप्रेशन के बाद खबतीपन की तरफ जाता है बंदा। खबती जो है वो पागल की कैटेगरी नहीं होती, वो पागल और डिप्रेशन के दरमियान में खबत होता है। खबत फिर जब बढ़ता है तो पागलपन में जाता है। तो उस खबत में ना जाने दें अपने आप को, खबतीपन में ना जाएं। वो जो डिप्रेशन है ना उसको ही बैक कर लें तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उसमें। तो मेरे इस चैनल का मकसद ये है कि पॉजिटिव बातें आपको बताना, आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करना कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती अगर कोई थोड़ा बहुत मसला हो, और ना ही टोटल ज़िंदगी ये है कि सारा दिन बैठ के कीमों के चैनल देखता रहे बंदा और फिर नुस्खे बना के अपने आप को ख़राब करता रहे। तो ये बात ज़हन में रखिएगा। पहले अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे ये बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर कोई और टॉपिक हो आपके जहन में या इसमें से कोई चीज़ रह गई हो तो वो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मेरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।